मोस्ट वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत आप क्लास 10th का जो आपका सोशल साइंस है, सोशल साइंस के अंडर जो हमारा हिस्ट्री आता है, इतिहास, उस इतिहास का इकाई 3 जो आपका है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस इकाई से रिलेटेड जितने भी आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? अर्थात हिंद चीन जो क्षेत्र था वहाँ पे कौन कौन सब देश उस क्षेत्र में आते हैं। ओके, ऑप्शन ए है आपके पास, कहता है चीन, वियतनाम, लाओस। अर्थात उस क्षेत्र में जो है आपको चीन आता था, वियतनाम आता था या लाओस, ये 3 है। फिर ऑप्शन बी है आपके पास, कहता है हिंद चीन, वियतनाम, कंबोडिया। फिर ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, कहता है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास जो कि है वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखने से पहले आइए थोड़ा सा हम लोग मैप वर्क कर लेते हैं। मैप में देखते हैं कि आखिर ये है कहाँ और इसमें कौन कौन सा देश आते हैं हिंद चीन क्षेत्र में। ओके, फिर आप अपने आप इसका आंसर दे देंगे। चलिए तो थोड़ा सा मैप का अध्ययन कर लेते हैं हम लोग जल्द से। देखते हैं तो ये आपको जो है यह मैप जो है हमारा हिंद चीन का है और यहाँ पे हिंद चीन में कौन कौन सब देश आता है उस चीज़ को जानते हैं। सबसे पहले इस हिंद चीन में यह समझना है कि हिंद चीन किस क्षेत्र को कहता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ऐसे जो यह क्षेत्र है, जितना ये सर्कल के अंदर जो आपको बाउंड्री दिखाई देगा, ये हिंद क्षेत्र का मतलब हिंद चीन का यह क्षेत्र है। ओके, अब यहाँ पे जब हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से यह क्षेत्र के अंतर्गत 3 देश आते थे। इसमें हिंद चीन लिखा हुआ है तो आपको ये नहीं कहना है कि मतलब चीन का वो पार्ट था। चीन से उनका कोई रिलेशन नहीं था, चीन उनका एक पड़ोसी देश था। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चाइना लिखा हुआ है, यह पड़ोसी था। उसके बाद जैसे कि ये थाईलैंड है, तो ये सब पड़ोसी हैं। तो इसमें कौन कौन है, तो 1 नंबर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वियतनाम है हमारे पास। उसके बाद 2 नंबर में कौन है, तो कंबोडिया है। और 3 नंबर में कौन है, तो लाओस है। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र आपको जो है आता था। इसमें कौन कौन, तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आते हैं। कौन कौन, तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इस चीज़ को हमने देख लिया। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब रहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारा यही था। तो देखिए हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सब देश आते हैं, कहाँ है हमारा, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। तो ऑप्शन नंबर सी जब हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा कहता है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। अर्थात यही हमारा वह ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है कि ये 3 देश है जो कि हिंद चीन क्षेत्र में आता था। ओके, और यहाँ पे चीन से कोई रिलेशन नहीं है। चीन उनका कौन था, तो पड़ोसी देश था, जबकि थाईलैंड भी कौन था, तो पड़ोसी देश था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आपका है, कहता है हिंद चीन में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी थे। यहाँ पे को जो है आपको मिस हो गया है, कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करना है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन आपको। कहता है हिंद चीन में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी थे। अर्थात यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपके पास डच, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है पुर्तगाली और ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। मतलब ये 4 में से कौन ऐसे यूरोपीय व्यापारी थे जो सबसे पहले हिंद चीन आया था। ठीक है, तो ये आपको कौन थे, तो ये थे आपको पुर्तगाली। कौन थे, पुर्तगाली थे। और इंडिया में भी जो है कि सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली ही आया था सबसे पहले। आपको पता होगा वास्को डिगामा के बारे में, तो वास्को डिगामा ही आपको आया था इंडिया में कब, तो 1498 में। वो इंडिया की बात कर रहे हैं। तो वास्को डिगामा वो भी पुर्तगाली, और हिंद चीन में भी कौन आया था सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी, तो वो पुर्तगाली ही थे। इस चीज़ को याद रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। अर्थात हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसता था उसको किस नाम से जाना जाता था। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर ए है आपका फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है आपको शासक वर्ग, ऑप्शन सी है कॉलोन और ऑप्शन डी है जनरल। तो उसको हम किस नाम से जानते थे, तो उसको जो है कॉलोन कहा जाता था। जो भी हिंद चीन में फ्रांसीसी आके बसता था उसे कॉलोन कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने बात चीज़ है कि यहाँ पे बचने हो गया है, इसको आप लोग बसने समझना है। ठीक है, बसने वाले। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास ए में वियतनाम, ऑप्शन बी है थाईलैंड,
ऑप्शन सी है लाओस और ऑप्शन डी है आपके पास कंबोडिया। तो ये कहाँ है? तो ये आपको जो है कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। और इसे बनवाया कौन था? तो इसे जो है आपको जो राजा जो थे आपको सूर्यवर्मा द्वितीय, उन्होंने बनवाया था अंकोर वाट का मंदिर। इस चीज़ को भी याद रखना है। ओके, कौन? तो सूर्यवर्मा द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है नरोत्तम सिहानुक कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है लाओस, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो नरोत्तम सहानुक जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो आपको कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? तो कंबोडिया के शासक थे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? यह बुक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। तो इसका जो है लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके पास ए में है हो ची मिन, ऑप्शन बी है आपको फान बाई चाओ, ऑप्शन सी है कुआंग और ऑप्शन डी है आपके पास त्रिथु। तो इसको जो है किसने लिखा था? तो इसको लिखने वाला था फान बाई चाओ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। फान बाई चाओ ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। इस चीज़ को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है 7 मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस का वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? अर्थात 7 मार्च 1946 को जो समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच में, तो उस समझौता का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है आपके पास जनेवा समझौता, ऑप्शन बी है आपके पास हनोई समझौता, ऑप्शन सी है पेरिस समझौता और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका क्या नाम था? तो इस समझौता का नाम था हनोई समझौता। फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था 7 मार्च 1946 को, इसका नाम क्या था? हनोई समझौता, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि जनेवा समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1946, ऑप्शन डी है 1950। तो जनेवा समझौता जो हुआ था कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? अर्थात एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अदालत लगा करके जो है अमेरिका को दोषी ठहराया था वियतनाम के साथ युद्ध करने के लिए। ओके, तो ऑप्शन ए है आपके पास रसेल, ऑप्शन बी है आपके पास हो ची मिन, ऑप्शन सी है नरोत्तम सिहानुक और ऑप्शन डी है आपके पास निक्सन। तो ये कौन थे? तो ये जो थे आपको रसेल थे। रसेल ने क्या किया था? एक अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी करार दिया था वियतनाम से युद्ध करने के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अर्थात जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध हुआ था समाप्ति का, तो उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति कौन था? तो ऑप्शन ए है आपके पास वाशिंगटन, ऑप्शन बी है आपके पास निक्सन, ऑप्शन सी है जॉर्ज ब्रुश और ऑप्शन डी है आपके पास रूजवेल्ट। तो कौन थे वहाँ के राष्ट्रपति उस समय? तो वहाँ जो आपको हिंद चीन में अंतिम जो युद्ध हो रहा था, तो उस समय वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन साहब थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है हुआ आंदोलन का प्रतीक क्या था? अर्थात हुआ आंदोलन जो था इसका क्या प्रतीक था, या क्या मैसेज देना चाह रहा था, ये किस प्रकार का आंदोलन था? ऑप्शन ए है आपके पास क्रांतिकारी, ऑप्शन बी है क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी है धार्मिक और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका क्या प्रतीक था हुआ आंदोलन का? तो यह एक क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यह क्या था? क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कहता है अनामी दल के संस्थापक कौन थे?
ऑप्शन ए है आपके पास हो ची मिन, ऑप्शन बी है आपके पास जोनगुएन, ऑप्शन सी है आपके पास बाओ दाई, ऑप्शन डी है आपके पास फान चो त्रिन। तो अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के जो संस्थापक थे वो थे आपके पास जॉन गुएन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है आपके पास फान बाई चाउ, ऑप्शन बी है आपके पास हो ची मिन, ऑप्शन सी है आपके पास क्वांग दे और ऑप्शन डी है आपके पास स्वर्ण फुमा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इनका जो नेता था उस कौन थे? तो वो आपको थे क्वांग दे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है, जिस तरह कि आपका क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे, तो यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि दुई तान हुई थे, क्या थे ये? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन थे। ओके, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को अब देखते हैं हम लोग। 14 हमारा कहता है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये टोकन फ्री स्कूल जो थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है आपके पास 1907 में, ऑप्शन बी है 1908 में और ऑप्शन सी है 1909 में और ऑप्शन डी है आपके पास 1910 में। तो यह कब हुआ था? तो ये जो है इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, टोकन फ्री स्कूल। अब ये टोकन फ्री स्कूल क्या था? तो टोकन फ्री इंग्लिश जो था यह फ्रांसीसी के द्वारा खोला गया था और इस स्कूल में जो है ईसाई धर्म के बारे में जो है पढ़ाई सिखाई जाती थी और वहाँ के जो मूल संस्कृति थी आपको हिंद चीन के, उन संस्कृति को बुरा बतलाया जाता था कि ये बुरा है। और इस स्कूल में ईसाई के बारे में अच्छा बतलाया जाता था और जो भी वहाँ के क्यूरिकुलम थे, पाठ पुस्तक थे, उसमें जो है उनको जो है एक सेवक के रूप में बतलाया गया था कि इस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोग सेवक हैं। लेकिन इस स्कूल के जो टीचर थे वो अपने स्तर पे जो वहाँ के क्षेत्रीय टीचर थे वो सही चीज़ बतलाते थे और एक तरह का बाद में यह स्कूल भी बंद हो गया था क्योंकि यहाँ भी धीरे धीरे राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो चुका था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? ये है आपके पास 1868 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1872 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1866 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1864 ईस्वी में। तो यह आपको कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1868 ईस्वी में स्कॉलर विद्रोह। इस चीज़ को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। अब 16 हमारा कहता है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? ओके, तो ऑप्शन ए है आपके पास जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी है आपके पास निक्सन, ऑप्शन सी है आपके पास जॉन एफ कैनेडी और ऑप्शन डी है आपके पास जेफ रूजवेल्ट। तो ये किसके समय हुआ था वियतनाम युद्ध की समाप्ति? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो ये आपको थे जॉन एफ कैनेडी। किसके समय? तो जॉन एफ कैनेडी के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। आपका कहता है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए है आपके पास क्रांतिकारी और ऑप्शन बी है आपके पास सुधारक और ऑप्शन सी है आपके पास पथ प्रदर्शक और ऑप्शन डी है आपके पास दार्शनिक। तो जो है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। ओके, इसको पथ प्रदर्शक याद रखना है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे आपको क्रांतिकारी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? अब देखिए वो चीज़ आ ही गया आपके पास। ओके, तो ऑप्शन ए है आपके पास सैनिक शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन बी है परंपरागत शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन सी है धार्मिक शिक्षा देने के लिए और ऑप्शन डी है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो ये जो था आपको एक तरह की जो है कंप्लीटली धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो आपको वेस्टर्न एजुकेशन था, तो वेस्टर्न एजुकेशन में आपको जो है वहाँ के
धार्मिक शिक्षा को भी इसमें इंक्लूड किया जाता था। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल जो है किस उद्देश्य से खोला गया था, तो आपको मुख्य उद्देश्य जो इसका बतलाया गया था वो बतलाया गया था पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, लेकिन वहाँ पे धार्मिक प्रचार अधिक होने लगा था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को, क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी। ऑप्शन ए है आपके पास वियत मिन्ह की, ऑप्शन बी है वियत कांग की, ऑप्शन सी है पाथेट लाओ की, और ऑप्शन डी है जनरल लॉन नॉल की। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पाथेट लाओ की, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपको सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 आपसे कहता है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। आपको ऑप्शन ए है हो ची मिन, ऑप्शन बी है न्यूयन आन, और ऑप्शन सी है राजा फुत्से, और ऑप्शन डी है हुइन फूसो। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो वो आपको जो थे हो ची मिन्ह साहब थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है फान चो त्रिन किसमें विश्वास रखते थे। ऑप्शन ए आपके पास है राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, ऑप्शन बी है आपके पास गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, ऑप्शन सी है समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन डी है सैनिक व्यवस्था में। तो फान चो त्रिन जो थे वह विश्वास रखते थे आपको गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। किसमें, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था। ऑप्शन ए है आपके पास जहरीला, ऑप्शन बी है नापाम, ऑप्शन सी है एजेंट ऑरेंज, और ऑप्शन डी है माइली। तो अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव कराया था, तो वो आपको थे एजेंट ऑरेंज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये एजेंट ऑरेंज क्या था, एक केमिकल होता था, और इससे क्या होता था कि जहाँ भी प्लांट पे पूरा जला देता था, यदि मानव के शरीर पे भी पड़ता था तो पूरा एकदम जलना शुरू हो जाता था। काफ़ी खतरनाक ये आपको रसायन था एजेंट ऑरेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था, अर्थात पुर्तगाली का जो व्यापारिक केंद्र था वो कहाँ था। ए है आपके पास मलक्का में, ऑप्शन बी है आपके पास अन्नान में, ऑप्शन सी है आपके पास टॉकिंग में, ऑप्शन डी है आपके पास अंकोर वाट में। तो ये कहाँ बनाया था पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र, तो ये बनाए थे मलक्का में। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना है कि पुर्तगालियों का जो व्यापारिक केंद्र था वो कौन था, तो मलक्का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। नंबर 24 आपसे कहता है इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया, अर्थात कौन जो है इंडो चाइना को एक उपनिवेश माना। जिस तरह की हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक उपनिवेश के रूप में विकसित हुआ था, किसका, तो ब्रिटिश का। ठीक है, उपनिवेश को हम कॉलोनी कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास ब्रिटेन ने, ऑप्शन बी है आपके पास चीन ने, ऑप्शन सी है जापान ने, और ऑप्शन डी है फ्रांस ने। तो इंडो चाइना को किसने किया था एक उपनिवेश के रूप में विकसित, तो वो किया था फ्रांस ने। जिस तरह की हमारे इंडिया में ब्रिटिश का वर्चस्व था, उसी तरह इंडो चाइना में फ्रांस का था। और जो फ्रांसीसी थे उसे वहाँ पे क्या नाम से जाना जाता था, अभी जस्ट आपने पढ़ा है, तो कॉलोन के नाम से हम उसे जानते थे। और हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे उसको अंग्रेज़ कहते थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद गोरा भी कहते थे लोकल भाषा में। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, फ्रांस ने। तो फ्रांस जो था वह एक उपनिवेश के रूप में विकसित किया था इंडो चाइना को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है भारतीय, ऑप्शन सी है जापानी, ऑप्शन डी है मंगोल। अर्थात प्राचीन काल में जो वियतनाम था, तो वियतनाम में किस सभ्यता संस्कृति का अधिक प्रभाव था, क्योंकि वियतनाम जो है वो किस साइड था, आपने जस्ट अभी देखा तो वो ईस्टर्न साइड था, जबकि वेस्टर्न साइड की बात करें तो आपको जो है दो देश आते थे, कंबोडिया और लाओस। लाओस जो था नॉर्थ में और साउथ में कंबोडिया था। अभी जस्ट आपने मैप भी देखा था।
तो यहाँ कौन सी, तो यहाँ जो प्राचीन काल में संस्कृति थी वो आपको संस्कृति और सभ्यता वो चीनी संस्कृति सभ्यता थी, क्योंकि इसका पड़ोसी देश जो था वियतनाम का कौन था, तो चीन था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 में आपको यहाँ पे क्वेश्चन का ना तो ऑप्शन है ना आंसर है, आपको खुद बताना है। पहला कहता है आपको फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई, दूसरा है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, और तीसरा कहता है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। आई थिंक एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आपको वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये आपके पास क्वेश्चन कुछ है, तो चलिए इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। तो यदि मैं 29 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो कहता है वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी आपको 1945 में। कब, तो 1945 में। इस चीज़ को याद रखना है। ओके, तो चलिए अब ऊपर का भी जो 4-3 क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है वो कहता है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपको 1887 में। कब, तो 1887 में। ओके, दूसरा है आपके पास कहता है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये जो हुआ था आपको 1975 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1975 में। और फिर कहता है वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो वियतनाम का एकीकरण भी आपको हुआ था 1975 में ही, क्योंकि आपको जो है संयुक्त वियतनाम का गठन, समझ रहे हैं, संयुक्त मतलब मिला हुआ और एकीकरण मिला हुआ, दोनों एक ही चीज़ है, बस आपको जो है लैंग्वेज अलग कर दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने टोटल 29 क्वेश्चंस को देखा। एंड आपके पास अब नेक्स्ट जो आने वाला है वो मॉडल सेट आने वाला है, तो आप मॉडल सेट के लिए भी तैयार रहें। इसलिए आप क्या करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें दूसरे के साथ भी, ताकि आपको जल्द से जल्द जो है मॉडल सेट मिल जाए। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपको एकदम गरम गरम क्वेश्चन का सेट मिलेगा, जिससे 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके।